नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो जुड़ा है सियासत और ब्यूरोक्रेसी के तमाम सारे गपशप और कानाफूसी पर आधारित खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नाम और बदनाम इसमें बड़ा अंतर है, लेकिन कुछ लोगों ने बदनामी को भी नाम कमाने का एक जरिया बना रखा है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे अफसर हैं जहां हाथ डालो वहीं उनका नाम आ जाता है। जिस सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हो, उस सरकार में इसी राजधानी लखनऊ में ऐसे ऐसे अधिकारी डीएम के रूप में रहकर चले गए जिनके भ्रष्टाचार के कारनामे आज तक खुल रहे हैं। बात आज उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले की है, जिसकी परतें अब लगातार तेजी से खुल रही हैं। ये मामला हाइजिया ग्रुप के चेयरमैन और उनके लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी जांच कर रही है। और ईडी ने यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें उत्तर प्रदेश के एक चर्चित आईएएस अफसर भी फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी के पास इस आईएएस अफसर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और ये आईएएस अफसर लखनऊ के पूर्व जिला अधिकारी रह चुके हैं। अभी फिलहाल वो उत्तर प्रदेश की सरकार में एक विभाग में सचिव के पद पर तैनात हैं, शासन स्तर पर हैं। ईडी ने जो आरोप पत्र हाइजिया ग्रुप के संचालक इजहार हुसैन जाफरी, अब्बास अली और रवि प्रकाश गुप्ता पर जो दाखिल किया है उसमें सीधे इनको घोटाले में शामिल बताया गया है और ये तीनों फिलहाल जेल में हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईडी ने लकी जाफरी जो तीसरे इसके पार्टनर हैं उनसे कई बार पूछताछ की है, उनको बुलाया है, क्योंकि जो लोग जेल में बंद हैं वो लकी पर आरोप लगाते हैं इस छात्रवृत्ति घोटाले का। और ये बताया जाता है कि लकी जाफरी के लखनऊ के पूर्व डीएम रहे, उनसे काफ़ी गहरे संबंध थे। ईडी को तमाम सारे कागजी प्रमाण मिले हैं, मोबाइल चैट्स मिली हैं जिसमें पैसे का हिसाब किताब है, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। फिलहाल लकी जाफरी को अग्रिम जमानत मिली हुई है, जिसके चलते वो बाहर हैं। लेकिन छात्रवृत्ति की रकम हड़पने के लिए हाइजिया ग्रुप ने जिस तरह से एक सिंडिकेट चलाया, जिसमें छात्रों का दाखिला कराना, बैंक खाता खुलवाना और उनके अकाउंट से रकम निकालकर उसकी सफाई कर देना, ये एक संगठित प्रक्रिया के तहत संचालक अंजाम देते थे। छात्रवृत्ति की रकम खाते में जैसे आती थी उसको 2-3 दिन के भीतर निकाल लिया जाता था। ये जब ये घोटाला खुला तो एसआईटी ने इसकी एक मुकदमा भी हजरतगंज थाने में लिखाया है, उस पर भी जांच चल रही है। लेकिन ईडी इस मामले में तगड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। उसी का नतीजा है कि एक चर्चित ब्यूरोक्रेट इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, जिनके मोबाइल से लकी अली के मोबाइल में कई सारे पैसों के लेन देन का खुलासा किए जाने की चर्चा है। हालांकि अभी ये बात पुख्ता तौर पर बाहर नहीं आई है। उस जिलाधिकारी और उस अफसर के बारे में लखनऊ के बहुत सारे लोग और प्रदेश के लोग जानते होंगे, क्योंकि उनके कारनामे बहुत बड़े बड़े रहे हैं। हालांकि वक्त आने पर उनके नाम का खुलासा भी होगा और उनकी तस्वीर भी दिखाई जाएगी। लेकिन आप देखिए कि एक अफसर जो आज इस घोटाले में फंसा है वो इसी योगी सरकार में लखनऊ में लंबे समय तक डीएम रहा है। उसके भ्रष्टाचार की कहानियाँ, जमीनों पर कब्जे, अफसरों के साथ सिंडिकेट बनाने के किस्से, तमाम सारे मामले लोगों के सामने आते रहे हैं। आने वाले वक्त में ईडी उन पर शिकंजा कसेगी, उनको नोटिस देने की तैयारी में है अगर कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो बड़े से बड़ा पाप करके राजधानी से चुपचाप निकल जाएंगे पैसा बना के, अन्याय और अत्याचार करके, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता है और जवाब सबको देना पड़ता है। बात अब अगली खबर की कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं,
इसके जो समीकरण हैं लोकसभा चुनाव के, उसको देखते हुए योगी सरकार का जो विस्तार है वो अनिवार्य हो जाता है और उसको लेकर थोड़ी उत्सुकता इन दिनों बढ़ी हुई है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। यूपी में बीजेपी एक तरफ एनडीए का कुलमा बढ़ाने के चक्कर में भी है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो सुभाषपा है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड इन दिनों बीजेपी में चल रही है। सारे नेता उनके घर पर शादी के लिए आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। तो ये बहुत साफ है कि राजभर देर सवेर उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनेंगे, लेकिन सिर्फ अड़चन अभी यहाँ इतनी है कि यूपी से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसकी लेकर चर्चा चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले यानी इसी जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसके बाद यूपी का नंबर आएगा। यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव का अभियान तेज करना चाहती है, उसके लिए उसको राजभर की ज़रूरत है। जो राजभर को वो एनडीए में लाकर निषाद पार्टी की तरह ही कोई फार्मूला बनाने की तैयारी में है। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और चौधरी भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों को दी गई है। राजभर कैसे बीजेपी में आएंगे, क्या फार्मूला हो सकता है, उस पर चर्चा ये की जा रही है कि राजभर के जो बेटे हैं अरुण राजभर, बीजेपी उनको गाजीपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा सकती है और इस तरह से उनका एक एडजस्टमेंट हो जाएगा। दूसरा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ओम प्रकाश राजभर को फिर से कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो ये संजय निषाद के बराबर ओम प्रकाश राजभर की हैसियत और उनकी पार्टी के कद को लाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें राजभर के कहने पर गठबंधन में आने के बाद एक आध लोकसभा के टिकट भी दिए जाएंगे। योगी सरकार में फिलहाल अभी 52 मंत्री हैं, 8 पद खाली है। ऐसे में जो लोग हैं वो मानते हैं कि दलित और ओबीसी समाज के लोगों को इस मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह मिलेगी। राजभर के साथ साथ एक और व्यक्ति के मंत्री बनने की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो है दारा सिंह चौहान। जब चुनाव से पहले वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। योगी पार्ट 1 की सरकार में वो वन और पर्यावरण के मंत्री रहे हैं। वो चुनाव जीत गए हैं मऊ से, लेकिन चूंकि सपा में थे इसलिए वो मंत्री नहीं बन पाए। अब वो दोबारा बीजेपी में वापसी करना चाहते हैं। उनकी सारी बातें औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और वो फिर से मंत्रिमंडल में वापसी कर सकते हैं। तो ये जो राजभर का समीकरण है उसमें दारा सिंह की नई एंट्री हुई है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि इस बार का जो विस्तार होगा उस विस्तार के बाद कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे और कई जो आज मंत्री हैं इनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जाएगा, जिसमें कुछ नाम लोग बताते हैं, जितिन प्रसाद से लेके असीम अरुण और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने की बीजेपी इच्छा रखती है। हालांकि जब ये टिकट आएंगे तब तस्वीरें साफ होंगी। विपक्षी गठबंधन में यूं तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो दोस्ती है वो अटूट मानी जाती है, लेकिन जो इन दिनों लोकसभा का चुनाव आ गया है और इधर ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा मन डावाडोल रहता है। इसी बीच जयंत चौधरी ने एक वो चावल और खीर और ये वाला जो ट्वीट कर दिया, उसके बाद से तो मामला थोड़ा असमंजस में आ गया है, क्योंकि भाई लोटस के खतरे बहुत हैं, तमाम तरह की आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्योंकि महाराष्ट्र आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर एक एक सीट कीमती है बीजेपी के लिए। तो चाहे लोटस चलाना पड़े और चाहे खाली लोटा चलाना पड़े, लेकिन वो कोशिश पूरी करेगी कि जीता जाए। तो लोकसभा चुनाव जब से नज़दीक आया है तब से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती में दरार आने की बातें, पड़ने की बातें तेज़ी से चलने लगी हैं। अब ये सवाल उठ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन के बीच सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? क्या जयंत चौधरी बीजेपी के करीब जा रहे हैं? चर्चा इस बात की भी है कि कुछ शर्तों को लेकर दोनों दलों के बीच चीज़ें फंसी हुई हैं, अन्यथा अब तक तो तस्वीर साफ हो जाती। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के एक बड़े नेता से जयंत चौधरी की मुलाकात हो चुकी है। चूँकि
बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार में है, तो वो दोनों जगह आरएलडी को भागीदारी भी दे सकती है। यानी कि जयंत चौधरी को वो केंद्र में मंत्री बना सकती है और उनकी पार्टी के जो 8 विधायक हैं उनमें से 1-2 को उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बना सकती है। ये लालच बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। 4 साल अभी सरकार के हैं, लेकिन इसमें लोग ये भी बताते हैं कि एक अड़ंगा इसमें ये फंसा है कि बीजेपी चाहती है कि आरएलडी अपनी पार्टी का उसमें विलय कर ले। जयंत चौधरी इसको खारिज करते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये आती है अड़ंगे की कि बीजेपी के सामने आरएलडी 12 लोकसभा सीटें लड़ने की इच्छा जताती है, ऐसी चर्चा है। बीजेपी के केंद्र में मंत्री पद ऑफर के बावजूद लोकसभा सीटों का जो दावा है वो आरएलडी कम नहीं कर रही है। हालांकि भाजपाई जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि करीब 6 सीटें भाजपा आरएलडी को देने को लगभग तैयार है। एक दूसरा तर्क और दिखता है कि उत्तर प्रदेश में अभी विपक्ष के गठबंधन में जब तक कांग्रेस नहीं आती है या बसपा नहीं आती है तब तक अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो उतना मजबूत होता नहीं है। राजस्थान में रालोद कांग्रेस के साथ है और यूपी में वो चाहते हैं कि अखिलेश, कांग्रेस और आरएलडी एक साथ रहे। ये दबाव पहले भी आया था, लेकिन शायद अखिलेश यादव इसके लिए अभी तैयार नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो आरएलडी है वो यहाँ भी इस गठबंधन में भी 12 लोकसभा सीटें चाहती है और लोग ये बताते हैं कि गुंजाइश 4 या 5 सीटों की है लोकसभा में। तो ये जो बातें आ रही हैं इस वजह से कुछ दरार आने की बात कही जा रही दोस्ती में। हालांकि सियासत है, कुछ भी अस्थाई नहीं होता। बीजेपी है वो चमत्कार भी कर सकती है, तोड़फोड़ भी कर सकती है। भाई उनका तो साफ कहना है कि हमारे साथ आओ या ईडी या सीबीआई या और तमाम एजेंसियों का सामना करो, या तो बीजेपी में रहो या जेल जाओ। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासत में विपक्ष के सामने बड़ी मजबूरी पैदा करती हैं। हालांकि जयंत चौधरी डटे हुए हैं, वो इनकार करते हैं, लेकिन उनका जो ट्वीट आया कि भाई खिचड़ी वाला और बिरयानी वाला, इससे लोगों में थोड़ा भ्रम हो गया है और कह रहे हैं जब चावल खाना है तो खीर खाओ। तो खीर का जो संकेत है वो तो खाली बीजेपी के पास है, वो दोनों जगह आपको खीर खिला सकती है। तो कौन सी खीर खाना है आपको या किसको ये खीर खिलानी है, ये बात अभी थोड़ी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन जो 2 युवा नेता उत्तर प्रदेश में मिले थे विधानसभा के चुनाव में, उनके गठबंधन, उनका जो लोकसभा की तैयारी है वो किस रूप में होगी, कहां तक पहुंचेगी, ये आने वाले 1-2 महीनों में साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली के जो हालात हैं, जो हाहाकार है, कटौती है, लोग गर्मी से परेशान हैं और जो भ्रष्टाचार है महकमे में, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि नए नए राजनेता बने अरविंद शर्मा अब इन सब चीज़ों से ऊब गए हैं। मंत्री का धैर्य अब जवाब देने लगा है। अफसरों की लापरवाही और भ्रष्टाचार उनको अंदर से परेशान करता है। ये बात साफ हो गई कि बिजली महकमा भगवान भरोसे चल रहा है। शक्ति भवन में पिछले दिनों हुई मीटिंग में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा का धैर्य जवाब दे गया, क्योंकि जून माह में बिजली विभाग अपने लक्ष्य का मात्र 55% ही पैसा वसूल पाया है। मंत्री की नाराजगी भरी मीटिंग में इस कदर थी कि उन्होंने कह दिया कि ऐसा लगता है कि बिजली विभाग बिना माँ बाप के चल रहा है, यानी इसका कोई माँ बाप नहीं है। हालांकि जो माँ बाप हैं वो चैन से आंख बंद करके सो रहे हैं और अधिकारी मस्त हैं। बिजली आवे गांव में चाहे ना आवे, लोग रात रात भर जाग कर काटे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी सुधारने को तैयार नहीं है। छोटे और गरीब लोगों के जांच के नाम पर वसूली होती है, एफआईआर का डर दिखाकर उनको परेशान किया जाता है, जबकि अमीर और बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती। बिजली विभाग का 45,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। इसको वसूलने के बजाय आईएएस अफसर विभाग को डुबोने में लगे हैं। कोई कार्य जिम्मेदारी से नहीं हो रहा है। एमडी और चेयरमैन
भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र बने हुए हैं। सरकार की जो मंशा है ईमानदारी की और जो जीरो टॉलरेंस की जो बात है सरकार की, वो एक किनारे रख दी गई है। विभाग में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऊर्जा मंत्री ने इस बात का भी हवाला दिया कि हमीरपुर के राठ में बिजली विभाग की लापरवाही से 1 दर्जन गौवंश को करंट लग गया और उनकी मौत हो गई। इससे वो बहुत नाराज भी थे। अमूमन ऐसा होता नहीं है। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा अफसर रहे हैं, बेहद सरल स्वभाव के हैं, लेकिन अपने स्वभाव के विपरीत वो इस तरह से नाराज थे। उन्होंने 1.25 साल के अपने कार्यकाल में ऐसा पहला बयान दिया है जो विभाग के अफसरों के लिए उन्होंने आज तक ऐसे कभी किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा माना जा रहा है कि बिजली विभाग के चेयरमैन एम देवराज की जो मनमानियां हैं, जो भयंकर बिजली कटौती उत्तर प्रदेश में चल रही है, उस सबसे मंत्री अरविंद शर्मा खासे नाराज हैं। एम देवराज जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना एक गैंग बना रखा है। मध्यांचल में एक एमडी हैं भवानी सिंह खंगारौत, उनके पास ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरे मध्यांचल के तबादला और पोस्टिंग पर जिनकी नज़र है, जो पूरी डीलिंग करते हैं, और उन्हीं की वजह से आज बिजली महकमा बदनाम है। लेकिन सरकार को न जाने क्यों ये अधिकारी प्यारे हैं। 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है देवराज बिजली विभाग के चेयरमैन हैं, लेकिन बिजली की हालत खराब है। वसूली 55% पहुंची है, 45,000 करोड़ का कर्जा है। उसके बावजूद ये अफसर, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लोग नीचे बैठकर डीलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े ठेके पट्टे और तबादला पोस्टिंग में उनके नाम आते हैं। आप देख रहे होंगे गर्ग साहब हैं जो एमडी मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत के बेहद करीबी हैं, जो पूरे मध्यांचल की डील करते हैं। बिजली आए ना आए, अफसरों की जेब में पैसा आना चाहिए। इंजीनियर करोड़पति हैं, अधिकारी उससे ज़्यादा हैं। सबका हिस्सा बंधा है, चाहे तार खरीदा जाए, चाहे ट्रांसफार्मर फूंक जाए, चाहे तेल खरीदा जाए। आपने देखा होगा कि शहरों में बिजली में कितनी कटौती चल रही है इस समय। लोग उमस से परेशान हैं, चिपचिपी गर्मी है, लेकिन बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। बिजली में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, उनकी क्षमता पिछले 3 साल से नहीं बढ़ाई गई है, क्योंकि देवराज ने पैसा रिलीज नहीं किया। उत्तर प्रदेश की सरकार अफसरों पर रोज दांत पीसती है, कार्रवाई करने की बात कहती है, लेकिन मंत्री के इस तरह से बेबाक बयान के बाद शायद अब कुछ बचता नहीं है बिजली विभाग में कि किसको किसको आईना दिखाया जाए। देवराज और खंगारौत की जोड़ी ने बिजली का भट्ठा बैठा दिया है। आज जो बहुत ईमानदार बनते हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आकर उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार के बारे में ज़रा जाना जाए कि इस नौकरी के इस वेतनमान में उनके परिवार विदेशों में कैसे रहते हैं, 5 स्टार और लग्जरी जीवन शैली वो कैसे जीते हैं, जिनके पिता अपनी नौकरी अपनी तनख्वाह पे गुजारा करते हो। चेहरा कुछ है, चरित्र कुछ है। इस पर मत जाइए, ये देखिए कि ये उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में कितना % दे रहे हैं। जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हैं, जो परिणाम नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कई बार ये उठता रहा है। यूपी में ये बात हर कोई जानता है कि बिजली से सरकारों की छवि बनती और बिगड़ती है। बिजली ने कई बार सरकारें गिरा दी हैं। जनता की नाराज़गी बहुत दिन तक बिजली के मामले में सरकार झेल नहीं सकती है, हालांकि वो खुद तय करे कि उसको किस तरह के अफसर पसंद हैं। बहरहाल पावर सेंटर में जाते जाते आज सियासत पर एक बहुत तगड़ा व्यंग हम आपको सुना कर जाएंगे जो मुनव्वर राना साहब ने लिखा है। तो सुनिएगा कि बिछड़ के मुझसे वो तन्हा गुजार देता है, बस 1 साल में जाड़ा गुजार देता है। और किसी भी साख पे एक घोंसले की चाहत में तमाम उम्र परिंदा गुजार देता है, और उसे जली हुई लाशें तो नज़र नहीं आती, मगर वो सुई से धागा गुजार देता है। नमस्कार।